देखो जस्ट 40 हुआ है। 40 से नेक्स्ट 15 मिनट्स कितने हो जाएंगे? 55 पे मैं स्टार्ट करूंगा। सर तो ये चैप्टर खत्म हो गया क्या? हाँ सर तो बॉर्न एवर साइकिल ये चैप्टर का पार्ट नहीं है? है वो कराएंगे।
कहाँ तक पहुंचे भाई हम लोग? लास्ट क्वेश्चन सर, एक सेकंड। ओके। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? नहीं। ओके सर।
आई थिंक हो गया सबका। हाँ मैं हाँ स्टार्ट कर सर। रहा हूँ। चलो लुक मैंने भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 45 आपको बोल रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो आपको थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था He जो है हाइड्रेशन एनर्जी है जो सॉल्वेंट की होती है, और लेटाइस एनर्जी जो है वो सोल्यूट की होती है। अगर कोई कंपाउंड सॉल्युबल है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर इनसॉल्युबल है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होने वाली है। ये रिलेशन है। इसके बाद इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल टू लेटाइस एनर्जी है। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 46 है हीट ऑफ कंबस्शन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा हीट इसमें से कोई भी रिएक्शन प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, क्योंकि हीट ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन किसके लिए करते हैं हम? फ्यूल्स का, जिससे हमको एनर्जी चाहिए। तो वो किसी कंपाउंड का या फिर एलिमेंट का होना चाहिए। कंबस्शन हमेशा कंपाउंड या एलिमेंट का होता है। यहाँ पे कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट नहीं है। आप सोच के बताइए कि डायमंड को आप फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं क्या, या ग्रेफाइट को? इसलिए इसमें ऑप्शन डी रहेगा। क्लियर है बात? सर एक बार बोलोगे वाला? मैंने बोला कोई कंपाउंड या एलिमेंट होना चाहिए। कंबस्शन हम फ्यूल के लिए, फ्यूल का करते हैं, एनर्जी सोर्स के लिए। तो आप बताइए डायमंड को कंबस्ट करके या ग्रेफाइट को कंबस्ट करके आप एनर्जी बनाओगे क्या? नहीं सर। तो बस दैट्स व्हाई वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है कोई भी। 47 में आपको किरचॉफ रूल पूछा हुआ है, तो दैट इज सिंपल फॉर्मूला। एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है तो सीपी का फैक्टर आएगा ये। तो डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस एनसीपी डेल्टा टी। ये जस्ट फॉर्मूला है, नोट्स में भी ऐड कर लीजिएगा इसको। 48 में आपको बोल रहा है हाइड्रोजन से वाटर बनाया है, ठीक है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? क्यों भाई? एक्सो। हाँ? एक्सोथर्मिक। हाँ एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा H नेगेटिव है। तो आप बताइए डेल्टा H नेगेटिव है तो क्या रिलेशन होगा डेल्टा H और डेल्टा E का? समझा कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, शायद आप लोग ने सॉल्व कर भी लिया होगा तो इजी था। 49 आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है अमोनिया की, ठीक है, और आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए डिफाइंड है, और एनर्जी कितने मोल्स की है ये? 2 मोल्स। 2 मोल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5050 पे। हमने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, अगर याद हो, एकदम लास्ट में आपको लिखाया था कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम डिफाइन होती है। पर ग्राम का मतलब मीथेन से मिलने वाली एनर्जी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 16, C2H4 से मिलने वाली एनर्जी पर ग्राम के लिए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 28, C2H6 मिलने वाली एनर्जी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 30। हम निकालिए पर ग्राम सबसे ज्यादा या सबसे कम किसकी आ रही है? तो C2H4 की 50 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो सबसे कम हाँ मतलब Yes, sir. कैलकुलेशन आप कर लीजिए, प्रोसीजर समझ आ गया है आपको? हाँ सर वो समझा सर, बट एक डाउट था कि ये तो नेगेटिव में आई, तो फिर लाइक इसको पॉजिटिव बना के क्या? देखो आप एक कंफ्यूजन दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के लिए है, एनर्जी का अमाउंट थोड़ी ना नेगेटिव हो सकता है। सोच के बोलो जरा, आप पॉइंट समझे कि नहीं समझे? वो आपको एक्सो Yes. और एंडो बताने के लिए, बस इससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं है। तो आपको लेस और वो देखना है, साइन नहीं देखना है उसमें। फिर 51 पर आते हैं। डेल्टा ई पूछ रहा है, डेल्टा एच गिवन है। आपको याद है डेल्टा एच डेल्टा ई का रिलेशन? यस सर। ठीक, आपको एच गिवन है किलो जूल में, बस यूनिट का गड़बड़ होता है यहाँ पे। ये किलो जूल है तो 10⁻³ का हमने मल्टीप्लाई किया है। ई आपको निकालना है, डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि गैसेस सिर्फ एक ही है। आर का वैल्यू 8.3, टेम्परेचर 1240 गिवन है। हो पाएगा ये? यस सर।
ठीक है, आप कैलकुलेट करके सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर मैच कर रहा है। फिर 52 पर आते हैं। आपको ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है, ठीक है, आपको दो इक्वेशन गिवन है, तो इनको इस तरीके से सम करें कि ग्रेफाइट से डायमंड बन जाए। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दिया है सेकंड में। समझ रहा है? रिवर्सल ऑफ फर्स्ट, उसके बाद एडिशन विद 2, तो क्या होगा, सब कैंसिल हो जाएगा, ग्रेफाइट से डायमंड बचेगा, G2D। तो जब आप इक्वेशन को पलटते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, याद आ रहा है, लेवोशियर लैप्लास लॉ में बताया था आपको। Yes, sir. तो आप बस सम करेंगे तो 1.5 आ जाएगा विद द सेम यूनिट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पर आते हैं 53 पे। 53 में आपको बोल रहा है, अच्छा 50% लॉस, ठीक है, आपके पास इतनी एनर्जी है 156 किलो कैलोरी एनर्जी है, और आपसे बोले 50% केवल वो जो है यूटिलाइज कर रहा है, तो रिमेनिंग एनर्जी को किस फॉर्म में पर्सपिरेट करेगा, मतलब वाटर में कन्वर्ट करेगा। तो हमने 50% निकाल दिया, 780 किलो जूल आ गया। अब आपको उन्होंने दिया है एवापोरेशन एनर्जी 44 किलो जूल पर मोल, यानी 44 किलो जूल एनर्जी फॉर 18 ग्राम और 1 मोल ऑफ वाटर। ये बात समझ में आती है? यस। तो आपके पास कितनी एनर्जी है, 780, तो 780 के लिए कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने। समझा कि नहीं? समझ गया सर। हाँ सर। 53 के बाद 54, 54 भी आपका 52 के सिमिलर है। आपको KOH का फॉर्मेशन करना है, तो हमें पता है फॉर्मेशन जो है वो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन से होता है, यानी कि एलिमेंट्स को ऐड करके। तो KOH के लिए हमको एक ऑक्सीजन चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए और एक पोटेशियम चाहिए, तो हमको ये बेसिकली रिएक्शन प्रिपेयर करनी है अपनी गिवन रिएक्शन से। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने क्या बोला, समझा आपको? यस सर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करिए और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज रख करके दिखा दिया है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 का साइन चेंज हो गया है, ये हो गया आपका। क्लियर है भाई? 52 करना है ना? क्या बेटा? 52 जैसे ही करना है ना, 54 भी? वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? सर 52 के जैसे ही करना है ना 54 भी? हाँ, एक्चुअली मैं बताऊं ना, यहाँ पे केमिस्ट्री है ही नहीं, यहाँ मैथ्स है। आपको दो इक्वेशन को सम करके तीसरी इक्वेशन के सिमिलर करना होता है हर बार, ठीक है ना? यस सर। इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना था, इसमें इन्होंने इसी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाता है। इसके बाद 55 है, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था अगर आपको याद हो। डेल्टा H और डेल्टा E का डिफरेंस पूछ रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस पूछ रहा है, प्लस डेल्टा NgRT। अब डेल्टा Ng कितना होगा, तो आप डेल्टा Ng फाइंड कर लीजिए। उसमें से आपके पास वाटर तो लिक्विड है, 12 CO2 और 15 O2, तो -6 आ गया, सॉरी -3 आ गया, 6 6 12, हाँ 1 से -3 आ गया बराबर, ठीक। R 8.3, टेम्परेचर 298, कर दीजिए सॉल्व। समझा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब आपका टारगेट है 56 से 65। सर आप एक बार वो हाइड्रेशन एनर्जी वाला रिपीट कर सकते हो क्या? आप बोल रहे थे तो मेरा ईयरफोन्स निकल गया था। कौन सा नंबर बोलो? फर्स्ट वाला सर, 45th वाला। 45th? हाँ इतना पीछे चली गई। तो सर खाली वो ही छूट गया था। हमने आपको ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि हाइड्रेशन एनर्जी एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट होती है, ठीक है, और सोल्यूट की जो एनर्जी होती है उसे हम लेटाइस एनर्जी बोलते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड सॉल्युबल है तो उसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, और इनसॉल्युबल है तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा है। अब वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम बता दो, मतलब दोनों इक्वल है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही इक्वल होता है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, जरा भाई नेक्स्ट स्टार्ट कर दीजिए 56 से। 4:10 हो रहा है और 4:25, 15 मिनट में दे रहा हूं आपको, करिए फटाफट से।
सर हाँ जी। सर वो जो आपने किरचॉफ इक्वेशन बताई उसमें लाइक वो H2 और H1 क्या है और लाइक वो आया कहाँ से? वापस बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि वो जो आपने किरचॉफ इक्वेशन बताई उसमें हाँ हाँ, H2 और H1 है क्या और वो आया कहाँ से? एक्चुअली कैसा है ना, मैंने किसी डेरिवेशन पे नहीं गया हूँ, और आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको दो एनर्जी का डिफरेंस है ये, इंथैल्पी का और इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू डेल्टा एच। H2 माइनस H1 जो लिखा हुआ है वो आपको डेल्टा एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सर। हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर बोल रहे हैं, इसलिए हम एंथैल्पी की बात करें। अगर हमको वो कांस्टेंट उस पे बोलते हैं वॉल्यूम पे, तो हम डेल्टा ई की बात करते हैं। और आप थोड़ा सा एक बार अगर रिकॉल करें या पीछे नोट्स में जाकर के देखें, तो हमने आपको डेल्टा एच और डेल्टा ई के बारे में लिखाया था, जब आपको प्रोसेस वर्क डन के बताए थे कि डेल्टा एच क्या होता है और डेल्टा ई क्या होता है। एनसीवी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी। कुछ याद आ रहा है ऐसा? हाँ सर बताया था, थर्मोडायनामिक्स से बताया था। एक बार आप रेफर करोगे आपको याद आ जाएगा, वहां पे किया हुआ था हमने। सर तो ऐसा रिएक्शन में व्हाट इज H2 एंड व्हाट इज H1? इन दिस केस चेंज की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग प्रोसेस पे एट कांस्टेंट प्रेशर हमने दो एंथैल्पी के बीच का वेरिएशन निकाला है। अच्छा ओके सर। दो टेम्परेचर है ना आपके पास, T2 और T1। तो हाँ एंथैल्पी 1 एट टेम्परेचर 1, एंथैल्पी 2 एट टेम्परेचर 2, तो व्हाट इज द टोटल चेंज? ओके सर, मेरे को लगा वो डेल्टा H2 इटसेल्फ इज अ चेंज तो। एंथैल्पी 1 एट टेम्परेचर 1, एंथैल्पी 2 एट टेम्परेचर 2। ओके सर।
हो गया भाई? कितना रह गया? सर 2 मिनट बस सर होने वाला। करके बताइए।
भाई हो गया सॉल्व? हाँ चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए 56 में आपको डेल्टा H और डेल्टा E का रिलेशन पूछ रहा है। मैंने रिएक्शन लिख के बैलेंस किया है। आपके पास ये 4 गैसियस है और ये 17/2, यानी कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 8.6 हो गया और ये 4 हो गया। डिवाइड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.5 डेल्टा Ng आ गया। आपको डेल्टा Ng पता है, आपको R पता है, आपको टेम्परेचर 298 पता है। हो जाएगा? फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। यस ठीक है। 57 में आपको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, तो इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। मैं पहले बी पर आता हूँ, हीट ऑफ कंबस्शन। तो कंबस्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। फिर ऑप्शन सी पर है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने एलिमेंट से होता है। डी पर आते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि रिएक्टेंट में कहीं वाटर नहीं है। तो ये ओवरऑल क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है केवल, और कुछ भी नहीं। समझा? यस यस सर हीट ऑफ 50 सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? भाई लेफ्ट साइड में पानी होना चाहिए ना, किसी सॉल्ट में पानी डालोगे तभी तो हीट ऑफ सॉल्यूशन होगा, हाँ ओके सर। है ना। 58 में देखते हैं, उन्होंने हमको बोला है हीट ऑफ कंबशन ऑफ एल्युमिनियम इज गिवन, और पूछा है कि 250 किलो कैलोरी हीट कब जनरेट होगी। तो मैंने रिएक्शन लिखा, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है तो 1 एल्युमिनियम लिखा, तो ये हाफ Al2O3 हो गया बैलेंस करने पे। Al2O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 106, तो हाफ का कितना हो जाएगा, 53 ग्राम। एनर्जी जो हमको किलो जूल में दी थी उसको हमने कैलोरी में बदला है। कन्वर्जन इसलिए बदल किया है क्योंकि आगे उन्होंने कैलोरी में ही पूछा था हमसे। तो इतनी एनर्जी जो हमको इतने किलो कैलोरी यानी 199.4 किलो कैलोरी फॉर 53 ग्राम है, तो 250 के लिए कितनी होगी। यूनिटरी मेथड लगाया, इतने ग्राम या फिर इतने मोल। समझा? यस एनी डाउट? चलो 59 देखते हैं। 59 भी आपके 52 क्वेश्चन की तरह है। आपको H2SO4 का निकालना है। तो H2SO4 में हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो आपको गिवन जो भी रिएक्शन है उसका सम इस तरीके से करना है कि वो इस रिएक्शन के इक्विवेलेंट हो जाए। तो सम ऑफ ऑल गिवन रिएक्शन करोगे, यू विल गेट आंसर डायरेक्टली। सब अनवांटेड कैंसिल हो रहा है। यस सर समझ आया? यस सर इसके बाद 60th क्वेश्चन पर आते हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ एथिलीन वाज combusted to 6 किलो हीट ऑफ कंबशन इथाइन इतना, ठीक है। देखिए C2H4 के कंबशन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है 6226 किलो जूल, और कितना ऑक्सीजन लगता है, 3 वॉल्यूम। 3O2 दिख रहा है, 3O2 का मतलब 3 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन लग रहा है। तो 1411 के लिए कितना लगेगा, यूनिटरी मेथड। समझ रहा है भाई? आप लोगों ने ट्राई किया था कि नहीं किए थे सब क्वेश्चन? सर ट्राई किया था किए सर, बट बस ऐसे स्टार्ट करने का कोई ऐसा मेथड नहीं पता। हाँ सर। अभी समझ आया आपको? यस सर ठीक है। मैं इसीलिए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सबको, थोड़ा कैलकुलेशन भी ज्यादा है। 61 देखते हैं। 61 में आपको, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा स्टेबल है। तो देखो आपको मैंने ये लिखाया था, अगर आपको याद आ रहा हो, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, करेक्ट है ना? यस यस सर ठीक। अब जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम या ज्यादा? स्टेबिलिटी कम हो गई एनर्जी ज्यादा। बस रिलेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, तो N2O4 इज मोर स्टेबल। क्लियर हुआ? हाँ यस सर ठीक है। फिर इसके बाद 63 पर आते हैं। 63 में ना एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ध्यान से समझना है उसको, कि हमने आपको बताया था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में HBr आप बना रहे हो, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास ब्रोमीन है,
बट आपको ये याद रखना है कि भाई ब्रोमीन तो लिक्विड होता है, उन्होंने हमको ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है, गैस दिया हुआ है, तो हमारी ओरिजिनल रिएक्शन ये होनी चाहिए थी, और हमको गिवन ये है, इसकी एनर्जी डेल्टा H1 है, तो हमें ये गैसेस वाला ब्रोमीन हटाना पड़ेगा, इसकी जगह लिक्विड ब्रोमीन लाना होगा। तो हमने कंडेंसेशन रिएक्शन लिख दिया, ब्रोमीन गैसेस माइनस ब्रोमीन गैसेस गिव्स ब्रोमीन लिक्विड, और दोनों का सम कर दिया। तो देखो ब्रोमीन से ब्रोमीन कैंसिल हो गया, दिख रहा है आपको? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, H1 माइनस H2 मिल जाएगा। बट दिस इज फॉर 2HBr, और आपके कितने के लिए चाहिए होता है, 1 मोल के लिए। समझा कि नहीं? हाँ सर, यस। यस सर। सर बट ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स की नॉर्मल स्टेट याद रखनी पड़ेगी। बेटा ये तो पता रहना चाहिए, बहुत कम एलिमेंट्स हैं आपके जो लिक्विड हैं। लिक्विड कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? सीजियम लिक्विड है ग्रुप 1 में, हैलोजन में ब्रोमीन है, एक पी ब्लॉक में गैलियम है, और उसके बाद एक मर्क्यूरी है, बस। मतलब अभी आपने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स पढ़े नहीं है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, तो आ जाएंगे वो सब चीजें। 63 पर आते हैं। 63 आपको बोल रहा है, अच्छा ट्रांस और सिस वाला है, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, मुझे तो पढ़ा हुआ तो मुझे समझ रहा है। आपको इंटरनल एनर्जी इसमें कांस्टेंट रहती है, तो अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो ना एन यानी कि मोल्स जो कॉन्सेंट्रेशन और डेल्टा टी के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स होगा कि नहीं होगा? सीवी तो कांस्टेंट है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, तो एन और डेल्टा टी के बीच में क्या रिलेशन होगा, इनवर्स होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बोलिए? कम होगा। और टेम्परेचर आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। वो समझ गया ना? 64 क्वेश्चन पर आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको रेशियो गिवन है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। आपको रिएक्शन मैंने लिख दी है, CO2 और SO2 का उन्होंने आपको रेशियो दे करके रखा है 4:3। देखिए 4:3 दिया, तो सपोज कर लिया CO2 अगर x है तो रेशियो के हिसाब से 4x, और SO2 कितना हो जाएगा, 3x होना चाहिए, पर SO2 के 2 मोल है तो इंटू 2 करेंगे। देखिए SO2 टोटल कितना हो गया, 6x, और CO2 कितना हो गया, 4x। ये समझ में आ रहा है आपको?
क्यों भाई? Yes. अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो प्रोडक्ट में 4x प्लस 6x हो गया 10x। रिएक्टेंट की एनर्जी गिवन है 26 इज इक्वल टू गिवन है 265। आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। Yes, sir. बस आपको यही करना है, ठीक है? Yes, sir. 65 किसी ने ट्राई किया था कि नहीं किया था? किया अपन ने। चलो मैं ये भी पहले कर ही देता हूँ, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। आपको बोल रहे हैं कार्बन का 12 ग्राम लिया है, कंबस्ट किया तो CO और CO2 दोनों बन रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा ये बताना है आपको। तो कार्बन का मैंने x ले लिया जब CO2 बन रहा था, तो कार्बन के मोल्स कितने हो जाएंगे? x/12 हो जाएगा। Yes, sir. जब CO बन रहा था तो 12 माइनस x ग्राम हो गया, मोल्स लिया तो 12 माइनस x/12 हो गया। समझ में आ रहा है? आपको पर मोल एनर्जी गिवन है CO2 के केस में 94.05 1 मोल के लिए, तो x/12 मोल्स के लिए कितनी हो जाएगी ये हमने निकाल दी। इसी तरह CO के केस में 1 मोल की एनर्जी गिवन है -26.41, तो 12 माइनस x/12 की एनर्जी कितनी हो जाएगी ये हमने निकाल दी। फिर उन्होंने हमको सम ऑफ एनर्जी भी बता दिया है 75 है, तो हमने दोनों को ऐड करके 75 के इक्वल कर दिया। यहाँ से x मिलेगा हमको। Yes, sir. क्यों? अब रिएक्शन को देख के स्टोइचियोमेट्री से पता चल रहा है कि जितने मोल कार्बन के हैं उतने ही मोल ऑक्सीजन है कि नहीं पहले केस में। Yes, sir. Yes. तो हमको कार्बन का कितना पता चल गया, x/12 उतना ही ऑक्सीजन भी होगा पहले केस में। फिर इसी तरह दूसरे केस में निकाला, दूसरे केस में स्टोइचियोमेट्री क्या बता रही है कि 1 मोल कार्बन के लिए हाफ मोल ऑक्सीजन चाहिए, करेक्ट ना? हाँ sir. Yes. तो ऑक्सीजन के लिए फिर निकाल दीजिए, सेकंड में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 12 माइनस x/12, तो दोनों की वैल्यू निकाल करके सम कर दीजिए आप, सम ऑफ बोथ, तो आपको टोटल ऑक्सीजन का अमाउंट पता चल जाएगा। भाई कुछ समझा कि नहीं? समझा sir. इसके बाद मैंने 66 किया है, वो भी देख लीजिए। उसमें पूछ रहे हैं कि किस केस में डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल होगा, तो जब डेल्टा Ng 0 हो जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इज इट? हाँ sir. Yes, sir. ठीक है, अब आप 67 से स्टार्ट करिए और 81 तक पहुंचिए फटाफट से। कितना हो जाएगा 67 से 77? 14 क्वेश्चन हैं आपके पास। स्टार्ट करिए फटाक से।
हो गया भाई? यस स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा 67 आपको एनर्जी ऑफ कार्बन और एनर्जी ऑफ सीओ दिया है और आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ पूछ रहे हैं। ऐसे में हमारे पास बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, -278 और 390 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्ट डिफाइन कर रहा है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी है कि प्रिपरेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होनी चाहिए पहली बात, और 1 मोल की होनी चाहिए। इस तरीके का ऑप्शन सेलेक्ट करिए जहां 1 मोल की प्रिपरेशन हो रही हो और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से हो रही हो। तो आपको दिख रहा है ग्रेफाइट से, डायमंड को यूज करके तो कोई नहीं बनाएगा अल्कोहल, ग्रेफाइट से बनाया जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। फिर 69 में आपको एक रिएक्शन की एनर्जी दी है y किलो कैलोरी और आपसे बोल रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन बता दो। तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन तो क्या होता है, पर ग्राम इक्विवेलेंट होता है, और इसमें कितने इक्विवेलेंट्स हैं? 2। तो पर ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है। 5 ml एसिड और 5 ml बेस मिलाया तो 5 डिग्री सेल्सियस का राइज होता है। तो पूछ रहे हैं अगर 10 ml मिलाएंगे तो कितना होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। समझ में आ रहा है? ये इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए उतना ही रहेगा, सेम इक्वल अमाउंट मैक्सिमम राइज। 71 आपको हीट ऑफ एटोमाइजेशन पूछ रहा है। आपको ये एनर्जी दी हुई है H2 से 2H बनने की, और एटोमाइजेशन मतलब सिंगल एटम के लिए पूछ रहा है। हमारे पास कितने के लिए है? 2 एटम के लिए, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आपको पर एटम एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद 72 सिमिलर है 70 के। आपसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम कब एनर्जी रिलीज होगी? तो मैक्सिमम एनर्जी तब रिलीज होगी जब इक्वल अमाउंट होगा। समझ आ रहा है? इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट मतलब जितना एसिड उतना ही बेस होना चाहिए। चेक करिए कौन से ऑप्शन में इक्वल अमाउंट? सी ऑप्शन में, बिल्कुल सही। ठीक है, 73 पर आते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, OH के लिए बताना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है। वाटर का फॉर्मेशन है तो मैंने देखिए रिएक्शन लिखी है। बॉन्ड एनर्जी के लिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ये बात हमेशा याद रखना आप, ठीक है। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ वाटर है। H2 की एनर्जी नोन है, हाफ O2 की एनर्जी नोन है। वाटर में कितने OH होंगे? तो 2 OH होंगे, इज इक्वल टू -298। आपको OH की वैल्यू फाइंड करनी है। समझा? यस सर। ये सब इनकम्प्लीट कैलकुलेशन है, आपको इनको पूरा सॉल्व करके देखना है, ठीक है। 74 पर आते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड के केस में गिवन है, गैस के लिए पूछ रहा है, तो क्या रिलेशन होना चाहिए? तो ये मैंने लिखा भी है, देखिए लिक्विड के लिए एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा गैसेस मॉलिक्यूल का होता है। तो पहले गैस बनता है, बाद में लिक्विड बनता है। तो गैस से लिक्विड को बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिक्विड की एनर्जी ज्यादा होगी और गैस की कम होगी। तो आपके पास जो 68 दी है, आपका आंसर एनी हाउ उससे कम होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो 68 से कम एक ही ऑप्शन है आपके पास। इज इट? यस सर। 75 क्वेश्चन में करेक्शन है। आपको क्वेश्चन में C डेल्टा C लिखा हुआ है, देखिए ऐसा है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। उसे करेक्ट करिए। C सिंगल बॉन्ड C है और बाहर होल ट्वाइस है, बाहर होल ट्वाइस है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको एनर्जी निकालनी है। तो देखो CH
तो दोनों तरफ रहेगा तो CH को काउंट नहीं करना है। C डबल बॉन्ड C की एनर्जी आपको गिवन है और C सिंगल बॉन्ड C की आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। रिएक्टेंट में C डबल बॉन्ड C गिवन है, प्रोडक्ट में आपके पास CC के 2 हैं तो 2x ले लिया इज इक्वल टू 100, आपको x निकालना है। समझा? भाई समझ आ रहा है कि नहीं? Yes. नेक्स्ट देखिए जरा 76, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एनर्जी स्ट्रॉन्ग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज गिवन इतने कैलोरी, अ सर्टेन मोनोबेसिक एसिड इज 14% आयनाइज्ड। तो अगर 14% आयनाइज हो गया तो रिमेनिंग कितना है? 86 होगा, होगा कि नहीं होगा? देखिए Yes. तो हमको रिमेनिंग पे कैलकुलेट करना है, तो अब हमको रिमेनिंग की एनर्जी कितनी होगी? तो उन्होंने आगे आपको बता दिया है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो वीक एसिड की वो 366 है कैलोरी पर मोल, तो हमने जरा 86% उसका निकाल दिया और इतना हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है, सम कर दीजिए, यू विल गेट एनर्जी फॉर दैट। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे अगर आपको याद आ रहा हो, पर वहां पे कोई परसेंटेज की बात नहीं थी तो आप डायरेक्ट सम कर देते थे और आपको आंसर आ जाता था। याद आ रहा है कुछ? यस सर। 77 भी क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है आपका। हाँ। H2Cl मिल रहा है, 1 मोल के लिए आपको निकालना है, हाफ H2 हाफ Cl2 गिव्स 1 HCl। तो एनर्जी लिख दीजिए और बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी है तो फॉर्मूला हमारा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। इज इट? ठीक है। यस। 78 भी हमने किया था। आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है 13.7 डेल्टा HN और आपसे H2SO4 के लिए पूछ रहा है 1 मोल H2SO4 के लिए। तो 1 मोल H2SO4 में कितने इक्विवेलेंट्स होंगे? कितने ग्राम 2. इक्विवेलेंट्स होंगे? 2। तो जो भी एनर्जी है इनटू 2 कर दीजिए आप। समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. विद साइन आपका रहेगा। इसके बाद आपका 79 है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी ml ऑफ 1 मोलर KOH और H2SO4 सॉल्यूशन व्हेन मिक्स टोटल वॉल्यूम 100 ml प्रोड्यूस हाईएस्ट राइज इन टेंपरेचर। तो मैक्सिमम राइज कब होता है? जब दोनों इक्वल होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन? समझा? इसके बाद सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन, सॉलिड से गैस का कन्वर्जन होता है सब्लिमेशन। इसे करने के लिए हमको 2 स्टेप करना होगा, फ्यूजन और वेपराइजेशन। तो सम ऑफ दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. सो फ्यूजन क्यों सर? सब्लिमेशन डायरेक्टली गैस में होता है। ना, हम एनर्जी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आप किसी कंपाउंड को आप हीट करते हो तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं? वो तो वेपराइज होता है, तो वेपराइजिंग एनर्जी तो ठीक बात है, बट उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं कि नहीं आते? पहले वो फ्यूज होता है फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है। फ्यूज होने का मतलब क्या होता है? समझ पा रहे हैं भाई? हाँ सर, हाँ सर। 81 उसके बाद है। 81 में रेशियो दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने पीछे किया था। बस यहाँ ध्यान रखना जो रेशियो दिया है उसका ऑर्डर अलग है। AB, A2, B2 आर डायटोमिक मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2, AB एंड B2 आर इन द रेशियो ऑफ 1:0.5। मैंने ऊपर देखो लिखा है हाईलाइट करके, इसीलिए इनके बीच का रेशियो दिया हुआ है। बॉन्ड एनर्जी है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होना चाहिए। अब देखिए ये हाफ है तो हाफ, इसका रेशियो 1 है, हमने x लिया तो x/2 हो गया। ये 0.5 है तो 0.5 x/2 हो गया और ये 1 है तो इसका x हो गया। अब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करना है माइनस प्रोडक्ट करना है इज इक्वल टू -100, आपको x मिल जाएगा। समझा भाई? Yes, sir.
कॉपी कर रहा है कोई क्या? कॉपी कर रहे हैं तो कर लीजिए फटाफट से। ओके सर 75 में आपको 600 माइनस 2x इज इक्वल टू 100 आया ना क्या चीज? किलो जूल मोल। बट सर उससे वैल्यू ऑप्शन में नहीं आता, 250 आना चाहिए। एक मिनट, कौन सा वाला बोल रहे हो, वापस बोलो। तो 75। 75 इसी में करेक्शन करवाया ना मैंने, वही वाला क्वेश्चन है। हाँ सर। हाँ, ये सर भी एनर्जी जो है ना, ये -600 है। हाँ। ये माइनस है, इसमें भी करेक्शन सर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, आपने उल्टा लिखा है शायद। मैंने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही तो लिखा है, HR माइनस HP। हाँ सर, बट जब हम लोग लिख रहे थे तो वो 2C बॉन्ड C माइनस C डबल बॉन्ड C इक्वल टू 100 नहीं होना चाहिए। एक ही सेकंड को जरा, C डबल बॉन्ड C की एनर्जी तो गिवन है ना हमको, तो यहाँ पे रिएक्टेंट आपके हिसाब से क्या है? ओ सॉरी सर कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। वो करेक्शन है उस क्वेश्चन में। तो अभी आप, ये आपका पूरा हो गया है। पीछे के क्वेश्चंस में आपने कहाँ तक सॉल्व किया था? क्यों भाई? 40 तक। हमने कहाँ से 45 से स्टार्ट किया था, तो इधर का भी बाकी रह गया। तो कितने डाउट्स हैं लगभग उधर पे? हाँ, कितने डाउट्स होंगे? सर पूछना शुरू करें। नहीं, मैं पूछ लूं पहले, आप बता दो कितने डाउट्स हैं। देखो, एक्सेप्ट 13 to 19 आपको पूरा सॉल्व करना है। मैंने जिस तरीके से आज इधर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 45 ऑनवर्ड्स, वैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर पे 1 to 45 डिस्कस कर लूंगा। 44 सारे क्वेश्चन मैं सारे कर दूंगा, ठीक है। एक्सेप्ट 13 to 19 मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी दें, ठीक है। ये हमारे ओल्ड सिलेबस का पार्ट है, राइट नाउ इस पे क्वेश्चंस नहीं होते, राइट नाउ ये फिजिक्स में है। हमने इसमें जो टर्म्स आए हैं आपने एक भी नहीं सुने होंगे, लेटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, या फिजिक्स में यूज कर रहे हो, समझे? हाँ सर, मेजॉरिटी डाउट्स उसमें ही थे। हाँ, नहीं आप कुछ हाँ भी सर। छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं डिस्कस करके खत्म ही कर दूंगा, मेरी साइड से जितना रह गया 1 to 45 में मैं कर दूंगा। 13 to 19 में भी मुझे अगर लगेगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आसानी से आप लोग करने लायक है आपके, या इंपॉर्टेंट लगेगा, तो वो मैं कर भी दूंगा। कर वो सब सकते हैं, लेकिन वो फिजूल के क्वेश्चन एक एक पेज के हैं और कोई बहुत सेंस नहीं है उन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो सर मुझे ना रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला कंफर्म करना था कि उसमें वो log V2/V1 है कि log V1/V2। नहीं, आप देखिए V2/V1 या जो भी आप लिखते हो ना, वो साइन चेंज कर देता है। अगर आप इसे V1/V2 लिखना है तो साइन चेंज हो जाएगा, ओके आपका साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट पे करता हूँ, आप लोग ट्राई करके रखिएगा। नेक्स्ट पे ये कम खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा, ओके सर। ठीक है गाइस। चलिए गाइस, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। सर, बाय। सर